नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डस्की एक्सप्लेनर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म को जिसका नाम है द गोट लाइफ। और ये फिल्म असल ज़िंदगी पर बनाई गई है जो कि रियल कैरेक्टर से इंस्पायर होकर बनाई गई है। और इस फिल्म के अंत में मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा जिसको समझने के लिए आपको अंत तक इस वीडियो को देखना होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो स्क्रीन की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम सऊदी अरबिया के एयरपोर्ट पर नजीब और हकीम नाम के दो भाइयों को देखते हैं। ये दोनों भाई इस अरब देश में बेहतर नौकरी और ज़िंदगी की तलाश में भारत से सऊदी अरबिया आए हैं ताकि यहाँ पर काम करके वो दोनों घर की हालत सुधार सके। अब वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवा कर जब वो बाहर आते हैं तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिस कंपनी के अंदर वो काम करने के लिए आए हैं वहाँ से उन्हें कोई कार लेने के लिए आने वाली थी, पर काफ़ी देर होने के बावजूद भी वहाँ पर कोई भी नहीं आता। और मलयाली होने की वजह से हकीम और नजीब को मलयाली भाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं आती थी। वो हिंदी बोलते तो थे लेकिन वो भी टूटी फूटी, और सऊदी जैसी गल्फ कंट्री के अंदर बस अरबी भाषा का इस्तेमाल होता है, इसलिए वो दोनों किसी से हेल्प भी नहीं मांग पा रहे थे। तब किस्मत से उन्हें एक आदमी मिलता जो कि उनकी भाषा समझ रहा होता है, जिसकी हेल्प से वो लोग उस कंपनी को कॉल करते हैं जहाँ पर वो लोग काम करने आए थे, लेकिन उनका फ़ोन कोई नहीं उठाता है। तब वो आदमी बताता है कि असल में आज फ्राइडे है और सऊदी में फ्राइडे के दिन सारे ऑफिसेज और कंपनी की छुट्टी होती है। इस बात को जानने के बाद नजीब और हकीम वहाँ से एयरपोर्ट के बाहर चले आते हैं और वापस से वेट करने लगते हैं कि कोई तो उनको लेने आएगा। उन्हें वहाँ पर इंतज़ार करते हुए काफ़ी रात हो जाती है। तभी वो लोग अपने तरह और भी लोग को देखते हैं जो कि अलग अलग देशों से आए थे, पर उन सभी की कंपनी के लोग उनको लेने के लिए आ गए थे। उन्हें इंतज़ार करते हुए काफ़ी वक्त बीत चुका होता है। तभी वहाँ पर एक शेख यानी कि कफील आता है और उनसे अरबी में कुछ पूछने लगता है, लेकिन नजीब और हाकिम को कुछ न समझने की वजह से वो आदमी परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद वो आदमी फिर वहाँ पर आता है और नजीब और हकीम का पासपोर्ट चेक करने लगता है। नजीब और हकीम को ये लगता है कि शायद वो उनकी कंपनी का कोई आदमी होगा जो कि उनको लेने आया है, इसीलिए वो दोनों उसके साथ जाने लगते हैं। फिर वो कफील उनको अपने साथ एक खटारा ट्रक में बैठने के लिए बोलता है, लेकिन वो दोनों इस खटारा जैसी ट्रक को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनसे तो बोला गया था कि उन्हें वहाँ पर लेने के लिए एसी बस आएगी। नजीब कफील से पीने के लिए पानी मांगता है लेकिन वो मना कर देता है और उसे कार में बैठने के लिए बोलता है। नजीब और हकीम इस बात पर ध्यान नहीं देता और बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रक के पीछे बैठ जाता है और फिर दोनों की लंबी सफ़र शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद कफील उन्हें लेकर एक सुनसान और बंजर इलाके में आ गया था, जहां आने के बाद कफील एक आदमी से मिलता है और अब वो हकीम को ट्रक से नीचे उतारकर उसे उस आदमी के पास छोड़ देता है। लेकिन नजीब और हकीम उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों को अलग मत करो, हम एक साथ रहेंगे, हमें तो एक ही कंपनी में काम करने के लिए बोला गया था। लेकिन कफील उनकी कोई बात नहीं सुनता और हकीम को वहीं पर रखकर नजीब को लेकर निकल जाता है, जिसके बाद शेख कफील नजीब को भी एक दूसरे आदमी के पास रखकर चला जाता है। इस बीच नजीब को वहाँ पर एक हिंदी बोलने वाला बुजुर्ग आदमी दिखता है। फिर वो बुजुर्ग आदमी उससे पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें अपना काम पता है? नजीब बहुत थका और प्यासा होता है, इसीलिए नजीब उस आदमी से पानी के बारे में पूछता है। वो आदमी उसे टंकी की तरफ इशारा करता है। नजीब तुरंत वहाँ जाकर पानी पीने लगता है। नजीब बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। यही सब सोचते हुए वो परेशान होकर साइड में बैठ जाता है, पर बाहर का मौसम बहुत शीतल होने के कारण नजीब को वहाँ पर नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो कफील के टेंट में जाकर सो जाता है, जिसके साथ ही सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हम नजीब को एक नदी से बालू निकालने का काम करते हुए देखते हैं। बालू निकालते समय नजीब अपने दोस्त को गल्फ सिगरेट पीते हुए देखता है, तो नजीब उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये सिगरेट कहाँ से आई? तब उसका साथी संतोष अपने जीजा के बारे में बताता है जो कि सऊदी में ही काम करता था और आते समय वो 2 वीज़ा भी लेके आया है। उसका दोस्त नजीब से बोलता है, अगर तुम्हें जाना है तो उसके लिए बस एक एजेंट को 30,000 देने हैं। नजीब के पास उतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन वो जानता था कि आजकल के समय पर लोग बाहर की कंट्रीज़ में जाकर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और बाद में उनके घर के हालात अपने आप सुधरने लगते हैं। यही सब सोचते हुए वो अपनी बीवी साइनू के जेबर गिरवी रखकर संतोष के जीजा की मदद से अपना पासपोर्ट बनवाता है। अब आगे हम साइनू को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। फिर हम देखते हैं कि अचानक से नजीब का कफील यानी कि उसका मालिक
उसको लात मारकर जगाता है और बाहर जाकर सोने के लिए कहता है। नजीब बाहर आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर नजीब देखता है कि वो बुजुर्ग आदमी बकरियों का दूध निकाल रहा है। वो नजीब को अपने पास बुलाकर दूध देता है और कहता है कि ये दूध मालिक को दे दो। नजीब को लगता है कि वो दूध उसे पीने के लिए दे रहा है। नजीब दूध पीने लगता है। ये देखकर बुजुर्ग आदमी दूध छीनकर उसे इशारे से बताता है कि इसे मालिक को दे दो। नजीब टेंट के अंदर जाकर उसके मालिक को दूध देता है। नजीब कफील को दूध देकर वापस से उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो धोखे से यहाँ पर फंस गया है और यहाँ पर ये सब करने नहीं आया है, उसे कंपनी में काम करने के लिए लाया गया है। लेकिन कफील उसको धक्के मारकर टेंट से बाहर निकाल देता है। कुछ टाइम बाद वहाँ से एक कफील आता है, जिसको देखकर वापस से नजीब रोते हुए उसको सब कुछ समझाने लगता है। मगर शेख कफील भी उसकी बात नहीं सुनता और हंसता हुआ बस उसे काम करने के लिए कहता है। कुछ समय बाद शेख कफील वहाँ पर बहुत मोटी मोटी रोटी बनाता है और उसे नजीब को खाने के लिए देता है। लेकिन रोटी मोटी होने के कारण नजीब को वो रोटी पानी में भिगाकर खाना पड़ता है और ऐसी हालत में रहना नजीब के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। नजीब वहाँ से जाना चाहता था, इसीलिए वो उस बुजुर्ग आदमी के पास जाकर उससे रास्ते के बारे में पूछता है और तब जाकर उसको पता चलता है कि रास्ता वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है और उस बुजुर्ग आदमी को तो ये तक याद नहीं है कि उसका नाम क्या है और वो खुद वहाँ पर कितने साल से फंसा हुआ है। ये सब जानकर तो नजीब की हालत और भी खराब हो गई थी और वो यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह से फंस चुका है। अब रात होने पर नजीब जब सोता है तो वापस से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर साइनू और नजीब उसके सऊदी जाने से पहले एक दूसरे से अपने होने वाले बच्चे के बारे में बातें कर रहे थे। वो दोनों अपने होने वाले बच्चे का नाम तक सोच लेते हैं, जिसके बाद सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पर नजीब हकीम के साथ अपने गांव से शहर निकल रहा था ताकि वो एरोप्लेन से सऊदी जा पाए। उसके बाद नजीब साइनू और अपनी माँ से खुद का ख्याल रखने के लिए कहता है और हकीम के साथ ट्रेन पकड़कर निकल जाता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। जब अगले दिन सुबह नजीब की आंख खुलती है तो वो पानी लेकर फ्रेश हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसका कफील आकर उसे मारने लगता है और उससे पानी छीन कर ले जाता है, क्योंकि पानी वहाँ पर बहुत महंगा था। फिर नजीब उस बुजुर्ग आदमी से कहता है कि अब मैं साफ कैसे करूं। तब जाकर वो बुजुर्ग आदमी नजीब को रेत का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर नजीब को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पर पानी भरने वाला टैंकर आता है, जिसके ड्राइवर को देखकर नजीब उस आदमी के पास जाकर मदद मांगता है और वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछ रहा होता है। इसी दौरान कफील वहाँ आकर ड्राइवर से बात करते हुए नजीब को देख लेता है। कफील नजीब के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और नजीब को मारने लगता है, जिससे नजीब भी गुस्सा होकर कफील से झगड़ने लगता है। इसके बाद कफील अपनी गन लेकर आता है और नजीब को जान से मारने की धमकी देता है। तभी उनकी पानी की टंकी भर जाता है, जिससे कफील का ध्यान भटक जाता है। नजीब को काफ़ी पिटने के बाद वो उसे वहीं छोड़ देता है। पानी को देखकर नजीब वापस से अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है, जहाँ वो नदी में बहुत नहाता था और नजीब साइनू के साथ गांव की नदी में आराम से नहाता था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि नजीब को उसका कफील उसे नींद से उठाकर उससे बकरी का दूध निकालने के लिए कहता है और नजीब को समझ में नहीं आता है कि आज वो बुजुर्ग आदमी कहाँ चला गया, क्योंकि नजीब को दूध निकालना नहीं आता था। इसलिए बकरी उसको लात मार देती है। तब कफील खुद उसको दूध निकालना सिखाता है और बाद में उसे बकरियों को चराने के लिए भेज देता है। जहां नजीब दो बकरे को आपस में लड़ता देख उसे रोकने जाता है, तभी दूसरा बकरा पीछे से आकर नजीब को जोर से मारकर गिरा देता है। इसके बाद जैसे ही वो थोड़ा खड़ा होता है, तभी दूसरा बकरा फिर से उसे मार देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कफील दूर से ये सब देख रहा होता है। कफील वहां आकर ओपन फायर करता है, जिससे सारे भेड़ बकरे वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद कफील उसके मुंह पर पानी देकर उसे उठाता है। नजीब उठते ही पानी मांगने लगता है। कफील उसको थोड़ा पानी पीने के लिए देता है। उसके बाद नजीब किसी तरह एक लकड़ी के सहारे उठता है और कफील से हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बहुत चोट लगी है। कफील उसको मना कर देता है और उसे फिर से भेड़ों को चराने के लिए भेज देता है। और ऐसे ही करते हुए कुछ दिन और बीत जाते हैं और नजीब को रोज़ दूध निकालना पड़ता है। साथ ही साथ उसे भेड़ बकरियों को चराना भी पड़ता है, क्योंकि उस दिन के बाद से वो बुजुर्ग आदमी उसे कहीं पर नहीं दिखा था। लेकिन बीतते वक्त के साथ नजीब ये काम भी सीख जाता है। फिर एक दिन जब दो लोग भैरों की बाल निकालने के लिए ट्रक लेके आए थे, तो उसी समय नजीब की नज़र ट्रक की शीशे पर जाती है और वो खुद का चेहरा देखकर काफ़ी दुखी होता है। उसका चेहरा काफ़ी बदल चुका होता है और उसकी दाढ़ी बहुत ही ज़्यादा भर गई थी। इसी समय वहाँ पर शेख कफील आ जाता है
और पत्थर मारकर ट्रक का शीशा तोड़ देता है और नजीब के ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे अपना काम करने के लिए बोलता है। फिर नजीब एक कांच का पीस लेकर अपना बाल काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कांच में इतनी धार नहीं थी कि उसका बाल कट सके। नजीब हताश होकर अपने किस्मत पर रोने लगता है और अपनी जिंदगी को ख़त्म करने का सोचकर आसमान की ओर देखने लगता है। तभी उसे कुछ गिद्ध उड़ता हुआ दिखता है और नजीब भागकर उसके पीछे जाने लगता है और एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है जहां से कूदकर वो मरना चाहता था। लेकिन अचानक से उसकी नज़र नीचे जाती है जहां पर कुछ गिद्ध किसी चीज़ को नोच नोच कर खा रहे थे। और जब नजीब वहां पर जाकर चेक करता है तो उसको पता चलता है कि असल में वहां पर एक लाश थी। लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके साथ काम करने वाले बुजुर्ग आदमी की थी। नजीब बहुत हैरान होकर रोते हुए उसका चेहरा देख रहा था। तभी सारे गिद्ध नजीब के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देख नजीब तुरंत वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वापस आने के बाद नजीब को अपने घर की बहुत याद आ रही थी और वो वापस आकर उस अचार को सूंघता है जो कि साइनू ने उसे गांव से निकलते समय बनाकर दी थी। उस अचार के बोतल से एक अंचार निकालकर खाता है और सोचता है जैसे भी हो यहाँ से निकलना होगा। अगर वो यहाँ पर रुका तो उसका भी वही हाल होगा जैसा उस बुजुर्ग आदमी के साथ हुआ है। इसलिए अगले दिन नजीब भैरों को चराने के बहाने थोड़ा दूर चला जाता है और किसी को आसपास न देखकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। पर तब तक शेख कफील की नज़र उस पर पड़ गई थी, जो कि तुरंत अपने ऊंट पर बैठकर उसका पीछा करने लगता है। और फिर कुछ देर पीछा करने के बाद कफील ठीक उसके पैर के बगल में गोली चलाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर नजीब भयभीत होकर वहीं गिर जाता है। जिसके बाद शेख कफील उसके पास आकर अपनी बंदूक से मार मार कर उसका पैर को तोड़ देता है, जिससे कि वो दोबारा कभी भागने की कोशिश ना कर पाए। और इसके बाद शेख कफील उसे भेड़ बकरियों के साथ वहीं बांध देता है और बहुत कोशिशों के बाद नजीब अपना रस्सी खोल देता है। लेकिन उसके पैर की दर्द की वजह से वो चल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी और किसी तरह रेंगते हुए पानी पीने के लिए जाने लगता है। और उसे ना चाहते हुए भी जानवरों के झूठे पानी को जानवरों की तरह ही पीना पड़ता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाती है और हम देख पाते हैं कि नजीब फिर से बकरियों को चराने के लिए ले गया है। उसी समय भेड़ों को चराते हुए अचानक से बारिश होने लगती है। तभी नजीब सारे भेड़ बकरियों को भगाकर एक पहाड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। बारिश रुकने पर जब वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसे एक गाने की धुन सुनाई देती है और वो उस आवाज़ को सुनकर पहाड़ के अंदर जाने लगता है। तभी उसे एक सुरंग दिखाई देता है जो कि पहाड़ की दूसरी ओर जाती है। और जब नजीब गुफा से निकलकर उस गाने की धुन की तरफ जाता है तो उसे कुछ दूरी पर एक आदमी दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि नजीब का भाई हकीम था। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद हकील बोलता है, चलो भैया यहाँ से भाग चलते हैं। नजीब हताश होकर कहता है, भाई कहाँ भागेगा, कैसे जाएगा, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। यही सब सोचकर फिर दोनों रोने लगते हैं। तभी अचानक हकीम का कफील कार लेकर वहाँ आ जाता है। हकीम कहता है कि मेरा काफिल आया है और वो वहाँ से चला जाता है। और जाते जाते हाकिम उससे कहता है वो लोग फिर मिलेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर नजीब को अचानक से हकीम की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसको पढ़कर वो जान पाता है कि उस दिन जब हकीम नजीब से मिला था तब हकीम के कफील ने उसे बहुत मारा था। पर अभी के समय पर हकीम के पास एक इंसान है जो कि उन्हें उस जगह से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वो काफ़ी समय से वहाँ पर काम कर रहा था और उसको रोड पर जाने का रास्ता मालूम था। ये बात जानने के बाद नजीब हकीम से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर हकीम आज अपने साथ इब्राहिम कादरी नाम के एक आदमी को लेकर आया था, जो कि असल में एक अफ्रीकन आदमी था और वो भी गुलामों की तरह रहकर परेशान हो चुका था। तब उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि कुछ दिनों के बाद कफील के बेटे की शादी होने वाली है, जिसके लिए सभी कफील वहां जाने वाले हैं। और उसी दिन इनको भागने का मौका मिल गया था और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस दिन कफील के बेटे की शादी होती है उस दिन शेख कफील बताता है कि वो 2 दिन के लिए कफील के बेटे की शादी में जा रहा है और तुम यहाँ पर भैरों का ख्याल रखना। उसके जाने के बाद नजीब सबसे पहले नहाता है, क्योंकि वो कई महीनों से नहाया नहीं था। फिर वो वही कपड़े पहनता है जिस कपड़े में वो यहाँ आया था, लेकिन उसकी पैंट काफ़ी लूज हो चुकी थी। वो एक रस्सी का बेल्ट बनाकर पैंट पहनता है। अब नजीब यहाँ की भैरों को चारा देता है और कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। तभी हकीम और इब्राहिम वहाँ पर आते हैं। इसके बाद वहाँ से हकीम और इब्राहिम के साथ नजीब निकल जाता है और फिर वो तीनों रात तक चलते रहते हैं। पर अब चलते हुए तीनों को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी।
तब किस्मत से उन्हें एक और कफील का टेंट दिखाई देता है, जिसको देखकर इब्राहिम वहां से पानी चुराने लगता है। मगर तब वहां के कफील की नज़र उस पर जाती है और वह उसके ऊपर अपनी बंदूक से फायर करने लगता है। लेकिन जैसे तैसे इब्राहिम वहां से अपनी जान बचाकर हाकिम और नजीब के साथ निकल जाता है। वो तीनों एक जगह पर लेटकर सो जाते हैं, जिसके अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो उनको वापस चलना पड़ता है। लेकिन अब तक वो रोड के पास नहीं आए थे और ज़्यादा चलने के बाद उनको समझ में आता है कि वो अपने रास्ते को कल रात जल्दीबाजी में भागते समय भटक चुके हैं और अब इब्राहिम को भी नहीं पता था कि उन्हें कहाँ पर जाना है। और फिर नजीब को अपने सामने बहुत सारा पानी और एक ऊँट दिखाई देता है। इसी खुशी में नजीब हकीम को भी बुलाकर दिखाता है और फिर दोनों भागकर पानी की ओर जाने लगते हैं। तभी इब्राहिम दोनों को रोकता है, क्योंकि उसे पता था वह कुछ नहीं है, ये सिर्फ उनका वहम है। लेकिन वो दोनों पानी को देखकर भागते रहते हैं। इब्राहिम उन्हें वहां जाने से मना करता है, लेकिन वो दोनों प्यासा होने के कारण पानी पीने की आस में भागते रहते हैं। कुछ दूर जाने के बाद हकीम अचानक से एक मरा हुआ ऊँट देखता है, जिसे देख वो भयभीत होकर नजीब को गले लगा लेता है। और फिर आगे चलते हुए जब वो तीनों भगवान को याद कर रहे थे, तब अचानक से जमीन से ढेर सारे सांप निकलते हैं। तभी इब्राहिम हकीम को लेकर वहां से हट जाता है, लेकिन नजीब वहीं फंस जाता है। इब्राहिम उसे एक जगह खड़ी डीढ़े होकर शांत रहने के लिए कहता है। इस कारण सांप उसे कुछ नहीं करता है, लेकिन गर्म रेत में लगातार खड़े रहने के कारण उसका पैर में छाले पड़ जाता है और अब तो नजीब चल भी नहीं पाता। तब इब्राहिम अपनी जैकेट को फाड़कर उसके पैरों में जूता बनाकर बांध देता है और वो तीनों अब आगे चलने लगते हैं। लेकिन चलते समय नजीब बार बार गिरने लगता है। इधर हकीम भी भूख और प्यास से तड़प कर गिर जाता है। फिर इब्राहिम उसे अपने कंधे पर उठाकर चलने लगता है, लेकिन नजीब की भी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि पानी न पीने के कारण दोनों का शरीर सूख गया था। इब्राहिम अपना पसीना पिलाकर हाकिम का होंठ भिगाता है। थोड़ी दूर और आगे चलने पर एक बार वापस से हकीम को मिराज दिखाई देता है, जिसके अंदर उसे अपने सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग और खाना दिखाई दे रहा था। तब वो उस खाने पर टूट पड़ता है, पर असल ज़िंदगी में हम देखते हैं कि वो रेत को खा रहा था। और जब इब्राहिम और नजीब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तब हकीम नजीब को मारने तक की कोशिश करता है। फिर नजीब हकीम को जाकर देखता है कि वो खून की उलटी कर रहा है। हकीम की ऐसी हालत देखकर नजीब परेशान हो जाता है और रोने लगता है। कुछ समय बाद रेत खाने की दर्द से हकीम वहीं मर जाता है, लेकिन अचानक से रेत की तूफान दोनों की तरफ आने लगती है। इब्राहिम ज़बरदस्ती नजीब को लेकर भागने लगता है। उसी समय हकीम की मृत शरीर रेत की तूफान से ढक जाता है। वो दोनों भी ज़्यादा दूर नहीं भाग पाते हैं, रेत की तूफान उन्हें भी घेर लेती है। इब्राहिम नजीब को ज़ोर से पकड़कर दोनों किसी तरह अपनी जान बचाता है। तभी इब्राहिम की नज़र वहाँ पर एक छिपकली पर पड़ती है, जिसको देखकर वो समझ गया था कि आसपास ज़रूर पानी होगा। दोनों तेज़ी से भागने लगते हैं और कुछ दूर जाते ही इब्राहिम को वहाँ पर पानी मिल जाता है, जिसको देखकर वो दोनों ही तुरंत उसकी तरफ भागते हैं। नजीब उस तालाब में पानी पीने के लिए जाने वाला ही होता है कि उसको इब्राहिम रोक लेता है, क्योंकि कई दिनों से पानी न मिलने से और अचानक से पानी पीने के कारण उनका शरीर सूख जाएगा। इसलिए इब्राहिम उसको सबसे पहले भीगा हुआ कपड़े से पानी पिलाता है, जिससे उसका शरीर डिहाइड्रेटेड ना हो। और आज इतने दिनों बाद वो दोनों जी भरकर पानी पीते हैं। इधर इब्राहिम को एक कोक की बोतल मिलती है, जिससे वो एक धुन बजाता है और फिर इब्राहिम उस बोतल में पानी को भर लेता है और थोड़ा बहुत आराम करने के बाद वापस से नजीब के साथ आगे की तरफ निकल जाता है। लेकिन अब और ज़्यादा आगे जाने पर उन्हें रेत ही रेत दिखाई देता है। आसपास रोड का कोई नामो निशान नहीं है, जिसको देखकर अब इब्राहिम की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। और जब अगले दिन नजीब की आंख खुलती है, तब तक इब्राहिम वहाँ से कहीं चला गया था। लेकिन जाने से पहले उसने नजीब के लिए वो पानी की बोतल और एक खजूर रखकर चला गया था। नजीब पानी और खजूर लेकर आगे जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद भूख और धूप ने उसे बेहाल कर दिया था और उसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था। इसीलिए नजीब पानी और खजूर खाकर खत्म कर देता है। तभी उसे नज़दीक से गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस दिशा में अपनी सारी शक्ति लगाकर भागने लगता है, कभी गिरकर तो कभी भागकर, और देखता है कि वो हाईवे पर पहुंच चुका है। इसके बाद नजीब आते जाते कार और ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसका हेल्प के लिए नहीं रुकता है। पर तभी वहां पर एक कार रुकती है, जिसके अंदर से एक शेख निकलकर नजीब को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे पानी पिलाने के बाद उससे अच्छे से बात करते हुए अपने साथ शहर की तरफ लेकर जाने लगता है। शेख उसे लेकर शहर आ जाता है, जहां पर आकर वो आसपास भटकने लगता है। और तभी वहां पर किस्मत से उसकी मुलाकात कुंजिका से होती है, जो कि खुद एक मलयाली था और सऊदी में खुद का होटल चला रहा था।
नजीब की हालत देखने के बाद वो तुरंत उसकी हेल्प करता है और उसको नहलाने के बाद उसकी दाढ़ी चूल काट कर उसे अपने पास रखता है। कुछ दिन बाद नजीब ठीक हो जाता है और फिर कुंजिका उसके घर का पता निकलकर उन लोगों से बात भी कर देता है। नजीब को यहाँ आए हुए 4 साल बीत चुका था और 4 साल बाद वो अपने घर वालों से बात कर रहा है। नजीब की आंखें तब भर आती हैं जब उसे पता चलता है कि उसे बेटा हुआ है। इसके बाद नजीब पुलिस स्टेशन जाके अपना मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है क्योंकि वो अपना सारा आइडेंटिटी खो चुका था। तभी वो दीवार पर इब्राहिम की फोटो को देखता है जिससे उसे लगता है शायद उसका कफील उसका मिसिंग रिपोर्ट लिखवा कर गया है। फिर नजीब को उसके जैसे कैदियों के साथ रखता है जो कि इसी तरह से काम छोड़कर भाग गए हैं। तभी जेल में कुछ लोग आते हैं उन लोगों की पहचान करने जो अपनी कंपनी या मालिक के पास से भाग जाते हैं। कफील अपने गुलाम को खोज के निकाल कर पीटते हुए ले जाता है। कुछ समय बाद नजीब अपने कफील को भी देख पाता है जिसे देख भयभीत हो जाता है, लेकिन उसका कफील उसे नहीं ले जाता पता और उसको गुस्से से अरबी में बोलता है कि तुम्हारा किस्मत अच्छा है जो मैं तुम्हारा स्पॉन्सर नहीं हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करता तुम सोच भी नहीं पाते। क्योंकि शेख कफील उसे किसी दूसरे की जगह भरने के लिए ज़बरदस्ती लेके गया था। ये सब सुनकर नजीब का दिमाग हिल जाता है क्योंकि इतना दिन वो किसी और के जगह पर काम कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि पासपोर्ट ना होने के कारण उसको 3 महीने जेल में रहना पड़ता है। उसके बाद वहाँ की सरकार उन सबको वापस भेजने के लिए इंतज़ाम करती है। नजीब प्लान की ओर जाते समय अपने मन में कहता है कि जब कोई विदेश से अपने देश जाता है तब वो अपने घर वालों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है, लेकिन मेरे पास मेरी वाइफ और बेटे को देने के लिए सिर्फ मेरी बची हुई ज़िंदगी है। और इसी के साथ सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और डस्की एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो डस्की एक्सप्लेनर को लाइक और फॉलो कीजिए।